प्रिय विद्यार्थियों, आपके लिए बीएससी थर्ड ईयर के छात्रों के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन सामाजिक संगठन एक अध्याय है। आज हम इस अध्याय के जनरल इंट्रोडक्शन की स्टडी करेंगे। जंतुओं में सामाजिक संगठन के अध्ययन का क्षेत्र कोई पुराना नहीं है। जंतुओं में सामाजिकता का परीक्षण W.C. एलन ने 1938 में तथा उसके शिष्यों के कार्य से आरंभ हुआ। इसके बाद से पिछले कुछ वर्षों में पारिस्थितिकी तथा उद्विकास के संदर्भ में इस क्षेत्र में विभिन्न जंतुओं पर तेजी से अध्ययन हुआ तथा जीव विज्ञान की एक नई शाखा का जन्म हुआ जिसे समाज जैविकी या सोशियोबायोलॉजी कहा जाता है। विभिन्न प्रकार की विधाओं के शोधकर्ता जैसे प्राणी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक, नरवैज्ञानिक, समाजशास्त्री इस विषय पर इस आशा के साथ एकत्र हो गए कि उन्हें मानव समाज की उत्पत्ति, उसकी जटिलता, गुत्थाव, समस्याओं जैसे अनेक हलों के विषय में जानकारी मिलेगी। अलग अलग जातियों में सामाजिक संगठन भिन्न प्रकार का होता है। ये छिपकलियों में प्रजनन ऋतु में नर और मादा के बीच होने वाले अल्पकालिक संबंध से प्रारंभ होता है। बंदर और वनमानुषों में स्थायी और जटिल समाजों जैसा हो सकता है। समूह का सामाजिक संगठन के कुल सदस्यों की संख्या उम्र, लिंग, लिंग अनुपात, वयस्क नरों की संख्या पर निर्भर करती है, जो स्वयं भोजन की पर्याप्तता, उपलब्धता तथा वितरण जैसे अनेक महत्वपूर्ण कारकों पर निर्भर करते हैं। जर्मन ने 1974 में शिकार का दबाव, आवास का प्रकार, जोड़ा बनाने का प्रकार जैसे कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारकों का अध्ययन किया। जंतुओं के सभी समूह वास्तव में सामाजिक नहीं होते। झुंडों या समूहों में सच्चे समाजों में स्पष्ट भेद मिलता है। एल्बर्टिस ने 1927 में बाह्य कारकों के प्रभाव में जंतुओं का संयोग से एकत्र हो जाना बताया है, जैसे कि कीटों को प्रजनन के लिए प्रकाश के स्रोत के पास एकत्र हो जाना, एक दूसरे को आकर्षित होने के बजाय एक साझे स्रोत की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे कि केंचुए अपनी रक्षा के लिए या नमी के लिए किसी चट्टान के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। जैसे ही कोई तमाशबीन खेल को देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। समूह ऐसे व्यक्तियों का अस्थायी मिलन होता है जो समान पर्यावरणीय उद्दीपन के प्रति एक सी प्रतिक्रिया दर्शा रहे होते हैं, जैसे कि घरेलू मक्खियाँ खाने के चारों ओर एकत्र हो जाती है, जंतु पोखर के चारों ओर जमा हो जाते हैं, प्रवसन के लिए से पहले पक्षी, मछलियाँ, केकड़े, बटरफ्लाई किसी जगह जमा हो जाते हैं। झुंड प्राय अप्रजननशील सदस्यों द्वारा बनाए जाते हैं जो परस्पर आकर्षण के कारण बनते हैं, जैसे मछलियों का झुंड, स्कूल ऑफ फिशेस, विल्ड बेस्ट या जेब्रा रेवड़ के हर्ड्स, जिन्हें अस्तित्व ग्रुप या सर्वाइवल ग्रुप कहा जाता है। अल्बर्टिस ने समाजों के ऐसे सच्चे समुदाय माना जो किसी सामाजिक नैसर्गिक वृत्ति के कारण बनते हैं। एक जंतु समाज का स्थायी मिलन होता है जो सदस्यों के परस्पर आकर्षण के कारण बना रहता है। दूसरे शब्दों में अंतर यह कहकर स्पष्ट किया जा सकता है कि जहाँ समूह सिर्फ तब तक ही बना रहता है जब तक कि कोई बाह्य कारक प्रभावी रहे, जबकि समाज बाह्य कारकों में बहुत सारे बदलाव हो जाने के पश्चात भी एक साथ बने रहते हैं। यहाँ पर चित्र में बंदरों के एक वन मनुष्यों के समाज को प्रदर्शित किया गया है। यहाँ ADM और ASM दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं। ADM से अभिप्राय है जो डोमिनेंट एडल्ट मेंबर होता है उससे है, एडल्ट डोमिनेंट मेंबर, और ASM जो है वो एडल्ट सब डोमिनेंट मेंबर। इनकी लोकेशन वाइज डिजाइन लगाई गई है। यह चित्र वीरबल्ला रस्तोगी की एंड रीना माथुर की एनिमल बिहेवियर की बुक से लिया गया है। सामाजिक जीवन का आधार सदस्यों के बीच अंतरक्रिया है जो भोजन, जल, देह, रखरखाव तथा लैंगिक सहयोग का विनिमय करते हैं। टीन बर्जन के अनुसार किसी जाति के एक सदस्य का उसी जाति के अन्य सदस्य के साथ होने वाली कोई भी अंतरक्रिया सामाजिक व्यवहार या सोशल बिहेवियर कहलाती है। इसमें वे सब व्यवहार शामिल है जो एक जाति के किसी सदस्य के व्यवहार को प्रभावित करते हों या उससे प्रभावित होते हों। जंतुओं का एकत्र होना संयोग से हो सकता है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, तथा वे पुनः ठीक उसी अनुपात में या इसी संगठित
सामाजिक स्वरूप तथा स्थायित्व के साथ कभी एकत्र नहीं हो सकते। सामाजिक संगठन स्वयं स्थायी, अस्थायी, वार्षिक, मौसमी हो सकता है। एक सच्चे समाज से एक से अधिक जोड़ा उपस्थित होता है। विभिन्न आयु के व लिंग के वयस्क, अल्पवयस्क, शैशव अवस्था उपस्थित होती है। एक स्थायी समूह होता है जिसके सदस्य आपस में काफ़ी संवाद करते हैं, जिनके आपस में स्थायी सामाजिक संबंध होते हैं। कशेरुकियों में सामाजिक प्रारूपों में सामाजिक स्वरूपों में कीटों के समाज से भिन्न प्रकार से संगठित होते हैं। कशेरुकियों के समाज में प्रमुख भेद बंदीय या स्टेराइल जातियों का अभाव, प्रजनन कर सकने वाले सदस्यों का एक उच्च अनुपात होता है। समाज के समूह में कुछ विशिष्ट गुण पाए जाते हैं। विल्सन 1975 और ब्राउन 1975 ने अलग अलग समाज के समूह तथा व्यवहार की प्रतिक्रिया प्रस्तावित की है। पहला, सामाजिक व्यवहार प्रथम अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण है कि ऐसे जंतुओं की संख्या कितनी है जो सक्रिय रूप से साथ रहते हैं तथा समूह में साथ रहते हैं। समाज का न्यूनतम स्तर सबसे छोटा समूह के बीच का होता है, जो सिर्फ प्रजनन के मौसम में अंतर क्रिया करते हैं और मादा व शिशुओं का है। या तो नर और मादा के बीच बना हुआ समूह सबसे छोटा समूह होता है, जिसमें माताएं और शिशु भी आते हैं। दूसरा, सामाजिक जीवन सच्चाई या जीवन चक्र के उस भाग पर निर्भर करता है कि उसके जीवन चक्र की लंबाई कितनी है, जिसमें एक समूह साथ रहता है। ये बिंदु जंतुओं में सिर्फ समूह के किसी अवधि तक रहने या भौतिक संसर्ग रखने की बजाय इस तत्व पर बल देता है कि सामाजिक व्यवहार में वास्तव में कितनी ऊर्जा व्यय की जाती है। बहुत से जंतु जो भौतिक रूप से पास रहते हैं अपना बहुत समय या ऊर्जा ऐसे व्यवहारों पर खर्च करते हैं जिन्हें सामाजिक व्यवहार के बजाय व्यक्तिगत व्यवहार कहा जाता है। उदाहरण के लिए अफ्रीका के विल्ड बिस्ट भले ही साथ साथ चरते हों, घूमते हों, परंतु व्यष्टि स्तर पर ही कार्य करते हैं। परस्पर संप्रेषण रेसिप्रोकल कम्युनिकेशन को सामान्य समूह के सदस्यों को आकर्षित करने या साथ में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है। संप्रेषण ये श्रव्य, दृश्य, ग्रहण या स्पर्श का हो सकता है। इंग्लिश में कहें तो विजुअल, ऑडिटरी, ऑलिफैक्टरी या टैक्टाइल हो सकता है। श्रम का विभाजन सामाजिक संगठन, जिसे प्राय समाज में भूमिका कहते हैं, समाज की विशेषता होते हैं। डिवीजन ऑफ लेबर में समाज के एक मेंबर के द्वारा समाज में जो भूमिका अदा की जाती है उसको समाज की विशेषता कहते हैं। रोल ऑफ ए इंडिविजुअल इन द सोसाइटी इज नोन एज डिवीजन ऑफ द लेबर। अधिकांश जातियों के सामाजिक समूहों में पीढ़ी अतिव्यापन या ओवरलैप ऑफ जनरेशन एक प्रमुख विशेषता होती है, यानी परिवार या उसका कुछ भाग साथ में रहता है। अभिभावक हो सकते हैं या माता पिता हो सकते हैं। माता पिता अपने बच्चों की देखभाल करते हैं। कुछ अत्यंत विशिष्ट अवस्था में समूह में एक साथ 3 पीढ़ियां साल भर या किन्हीं जंतुओं के जीवन भर साथ रह सकती है। अंतिम बिंदु जो है समाज के उच्चतम स्तर को दर्शाता है। यह परार्थी या त्यागी व्यवहार है, जिसमें परार्थी सदस्य को कोई भी कीमत चुकानी पड़ती हो, जो चरम परिस्थिति में स्वयं के प्रजनन का त्याग, जीवन का त्याग भी हो सकती है। चींटियाँ, दीमकों, ततैयों, मधुमक्खियों तथा दीमकों में अप्रजननशील जातियों का उद्विकास अस्तित्व प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत के समक्ष कुछ गंभीर प्रश्न खड़े करता है, क्योंकि ऐसे सदस्य स्वयं की प्रजनन क्षमता की बढ़ोतरी नहीं कर रहे हैं, वरन वे निवेश के लिए लाभ के लिए काम करते हैं, कॉलोनी के लाभ के लिए काम करते हैं। वे संभवतः एप्रोक्स या बंधु सलेक्शन, कीन सलेक्शन से उत्पन्न हुए हैं। भ्रातृभाव इसे कहते हैं। एक समाज के सभी संबंध जंतु रहते हैं तथा बंधीय जातियां संबंधी जंतुओं में सहायता कर स्वयं के जीनों को बढ़ावा दे रहे होते हैं, जो पदार्थ की चरम सीमा है। आइजेनबर्ग ने संगठित समाज या संगठित संबंधों के 4 गुण बताए हैं। ये 4 गुण हैं संप्रेषण, सशक्ति, कार्य का विभाजन और स्थायित्व। संप्रेषण सबसे पहला गुण है।
संप्रेषण का मतलब होता है कम्युनिकेशन। संप्रेषण या कम्युनिकेशन समस्त संगठित समाज में किसी भी प्रकार की जटिल संप्रेषण प्रणाली पाई जाती है। सामाजिक समूह के जंतु मुखाकृतियाँ मुद्राएं बनाते हैं, रंग परिवर्तन करते हैं, रोंगटे खड़े करते हैं, इत्र से अंकन करते हैं, ध्वनि से संप्रेषण करते हैं और एक दूसरे को छूकर संकेत देते हैं। उनमें कोई विशिष्ट गुण पाया जाता है, जैसे कि चमगादड़ में प्रतिध्वनि निर्धारण पाया जाता है, मधुमक्खियों में संप्रेषण नृत्य पाया जाता है, कम्युनिकेशन डांस। उच्चतर जंतुओं में संप्रेषण कुछ विस्तृत होता है तथा इससे जटिल संदेश पहुंचाए जा सकते हैं, जैसे कि चिंपांजी मुख मुद्राओं के माध्यम से आवाज़, विभिन्न प्रकार की आवाज़ निकालकर संदेशों को पहुंचाते हैं। इसी को चित्र के माध्यम से आपको दर्शाया गया है। मैं इसे थोड़ा और जूम करके आपको दिखा देता हूँ। चिंपैंजी की मुख मुद्राएं यहाँ पे दिखाई गई है। सोसाइटी में आइजेनबर्ग के द्वारा बताया गया संगठित समाज का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक सहशक्ति है। इस सहशक्ति को कोहेशन कहा जाता है। एक समाज को बनाने वाले सदस्य बहुत निकट रहने की चेष्टा करते हैं, जैसे कि एक कॉलोनी में मधुमक्खियाँ एक छत्ते में रहती है, हिरण एक झुंड में रहता है, सिंह एक प्राइड में रहता है, भेड़िए एक टोली में अपने गृह क्षेत्र में घूमते रहते हैं, बबून बंदरों का एक झुंड घूमते समय साथ साथ रहना पसंद करता है। एक वयस्क या प्रभावी नर, जिसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडीएम कहते हैं, यानी एडल्ट डोमिनेंट मेल, मादाओं के केंद्र में रहता है, जबकि दूसरा वयस्क उपप्रभावी नर, एडल्ट सब डोमिनेंट मेल, आगे या पीछे जोखिम वाले क्षेत्रों पर चलता रहता है। श्रम का विभाजन तीसरा कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये एक बंदरों का या बबूनों का झुंड है, जिसमें देखिए आप डोमिनेंट मेल जो है सेंटर में बैठा है मादाओं के साथ में, और सब डोमिनेंट मेल जो होते हैं वो इसकी पेरिफेरी पे बैठे हैं। कार्य का विभाजन या श्रम का विभाजन संगठित समाजों में एक विशिष्ट रुतबा होता है। संगठित समाजों में विभिन्न प्रकार के रुतबे, स्टेटस, लिंग, सक्सेस तथा आयु वर्ग के सदस्यों को समाज में बनाए रखने हेतु समाज में श्रम का विभाजन संगठित समाजों में विभिन्न रुतबों, लिंग, आयु वर्ग के सदस्यों के समाज में बनाए रखने हेतु एक भिन्न भूमिका होती है। बबून तथा मकाक, लाल मुंह का बंदर,